आज 8 साल बाद सरिता की सास उसके पास आई थी। सरिता यश की नई नई शादी हुई थी जब वे लोग ऊपर के फ्लैट में रहने आए थे। दोनों का लव मैरिज था, साथ ही अंतरजातीय विवाह भी। सरिता के मम्मी पापा की तो हर्ष स्वीकृति मिल गई थी उनके प्यार को शादी के रूप में परिवर्तित होने के लिए। सरिता के परिवार में उसकी दोनों बड़ी बहनों ने भी अंतरजातीय विवाह किया था। बिना दहेज दिए ही भार्गव जी ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह सादगी से कर दिया था और अब दोनों के परिवार वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। उन दोनों के ससुराल वाले काफ़ी सुलझे विचारों के थे। बेटों की पसंद को ही अपनी पसंद बनाकर उन्होंने संतोष कर लिया था। किंतु सरिता का मामला ठेठ था। यश की मम्मी के बहुत सपने थे यश की शादी को लेकर, किंतु वो जानती थी यश और उसके पापा के आगे उसका विरोध ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। फिर उन्होंने बिना मन के स्वीकृति दे दी उनकी शादी के लिए। लेकिन उनका विरोध सरिता के साथ बर्ताव में हमेशा ही झलकता था। 2-4 दिन निकले, तभी मैंने सोचा चलो आज यश की मम्मी से मिलकर आती हूँ। इतने साल बाद है, क्या वे पहचानती हैं या भूल गई? वैसे सरिता हर साल दीपावली पर आगरा जाती है। वापसी में उसकी सास सबके लिए पेटे देना नहीं भूलती। इसका मतलब उन्हें हम सब याद तो रहते हैं। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला और एकदम प्रफुल्लित होकर मेरा स्वागत किया। मैं आश्चर्यचकित थी। हमेशा अनमनी सी रहने वाली यश की मम्मी तो एकदम बदल गई थी। उन्हें देखकर अच्छा लगा, वरना मैं सोच रही थी पता नहीं उनसे क्या बात करूंगी, क्योंकि सरिता मेरे जितने नज़दीक थी तो उन्हें मुझसे भी थोड़ा रोष था। पहले जब वे 1-2 दिन के लिए आती थी, सरिता ने परिचय करवाया था। मैंने भी उन्हें चाय पर बुलाया था, तो उनके व्यवहार से मुझे काफ़ी असुविधा लगी थी। कुछ बातें उन्होंने सरिता के मायके के बारे में कही थी। अगर सरिता वो जान जाती तो उसके मन को बहुत ठेस लगती और हमारे संबंध भी मधुर नहीं रह पाते। थोड़ी देर इधर उधर के हाल जानने के बाद मैंने उनसे पूछा, और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? उन्होंने LLB किया था। जिस उम्र में वकील अपने मुकाम पर होते हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। मैंने उनसे कहा, आपने यह काम बहुत ही अच्छा किया, समय का सदुपयोग किया। आपने दोनों बेटों की शादी कर जिम्मेदारी से मुक्त अर्निंग भी शुरू कर दी और समय के साथ कदम भी मिला लिया। आपके काम में भाई साहब मदद करते हैं या नहीं? मैंने उनकी चुटकी ली, जबकि मुझे मालूम था उनके आधे केस खन्ना साहब ही तैयार करते थे। उन्हें तो बस काला कोट पहनकर कोर्ट जाना होता था। अरे कैसी बात कर रही हैं मिसेस खरे, आपने ही तो हमें बातों बातों में उकसाया था। हम जब आगरा गए, छोटू की शादी के बाद हमें खालीपन लगता था। बस तब से हमने आपकी बातों का ध्यान रखा और काम शुरू कर दिया। हाँ, आपके भाई साहब कभी कभी हमारी मदद कर देते हैं, पर आजकल ये वहाँ ज़्यादा टिकते ही कहाँ हैं। उनकी जान तो यहाँ बेटे बहू और पोती में अटकी रहती है। अरे अरे सरिता, आंटी के लिए नाश्ता लाओ। नहीं नहीं, मैंने कहा सरिता रहने दो, अभी मुझे बाहर जाना है, फिर आऊँगी, तब फिर से बैठेंगे। इतना कह नमस्ते कर मैं अपने घर आ गई। मेरा मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि यश की मम्मी में इतना बदलाव कैसे हुआ। मैं उन दिनों को याद करने की कोशिश करने लगी जब यश की मम्मी आती थी और सरिता रोते रोते मेरे पास आती थी। उन दिनों सरिता और यश संघर्ष ही कर रहे थे नौकरी के लिए। खुद का काम डालकर भी देखो, थोड़े दिन तक सब ठीक चलता, पर प्रतियोगिता के इस दौर में उनके लिए जमा रहना मुश्किल हो रहा था। इस बीच दोनों को एक अच्छे संस्थान में नौकरी मिल गई, साथ ही नन्ही दीप्ति भी आ गई। उन्होंने अपना फ्लैट भी खरीद लिया। आज वो दोनों कैरियर के शिखर पर हैं और ऐसे हालात में यश की मम्मी आती, उसके पापा का भी दूसरे शहर में तबादला हो गया था, बार बार वहाँ भी नहीं जा सकती थी। मैं उसे समझाती, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यश भी उसे समझाता, मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। सरिता कहती, आंटी हमारी शादी में भी पापा जी ने ही सारे उत्साह से काम
किया था। मम्मी जी आज भी मुझे अपनी बहू नहीं स्वीकार कर पाई हैं। उनके मन के कोने में अभी भी कुछ खसक है, जबकि मैं जानती थी सरिता अपनी सास को खुश करने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है। सरिता के बनाए खाने में गलती निकालना मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है, ये बातें उनके लिए आम होती। जब भी कभी मैं उनके घर गई तो हमेशा मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद अंदर चली जाती और जब तक मैं बैठती वो बाहर नहीं आती। उनके इस असहज व्यवहार के कारण खन्ना साहब भी उनके साथ नहीं आते। वे महीनों सरिता के पास रहते। नन्ही दीप्ति उनकी जान थी। सरिता और यश को भी उन्होंने अपनी छाया में रखा। उनके घर में रहने से सरिता को बड़ा संभाल मिलता, वरना घर और बाहर दोनों जगह संघर्ष करते करते कभी कभी वो रुआसी हो जाती। सर्वगुण संपन्न सरिता ने अपने व्यवहार से सभी बिल्डिंग वालों को अपना बना रखा था। व्यस्त होने के बावजूद हमेशा सबकी मदद को तैयार रहती। छुट्टियों में बच्चों को पेंटिंग सिखाना, लड़कियों को मेहंदी सिखाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, इसमें सबसे आगे रहती। पर यश की मम्मी के सामने अपने को असह्य पाती। यश की मम्मी जब भी आती 2 दिन तो सरिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती। फिर उनका ध्यान पूरी तरह से अपने बेटे पर केंद्रित हो जाता और सरिता की उपेक्षा उनके व्यवहार में निहित रहती। सरिता अपनी उपेक्षा देख व्यथित हो जाती। एक दिन बिल्डिंग में मिसेस वर्मा के घर भजन थे। वहीं यश की मम्मी भी आई थी। सरिता तो अपने काम पर गई थी। यश की मम्मी और मैं पास पास ही बैठे थे। बस वहीं वो शुरू हो गई। आजकल लोग अपनी लड़कियों को बहुत स्वतंत्रता दे देते हैं। लड़कियां भी जहां अच्छे पढ़े लिखे लड़के मिले बस पहुंच जाती हैं। मैंने कहा, किसकी बात कर रही हैं? अरे आप नहीं जानती, हमारा यश यहाँ पढ़ने आया था और फिर यही नौकरी लग गई। अपने एक दोस्त के साथ रहता था। थोड़ी दूर पर ही तो सरिता का घर था। बस ताड़ लिया। कभी सब्जियां भेजी जाती, कभी केक, कभी पकोड़े। लड़कों का क्या है, घर से दूर अच्छा खाना मिला, उन्हीं के गुलाम हो गए। मेरे बेटे को फंसा लिया, वरना एक से एक रिश्ते आ रहे थे। सुंदर लड़कियों के, पैसे वाले घरों के। यहाँ तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली, बरी हो गए। ना कोई लेन देन, ना ही कोई स्वागत सत्कार। बातों में सरिता को ताने देती कि सब जाति की बहू आती तो इतना दहेज मिल जाता और आगे पढ़ने के लिए यश को अमेरिका भेज सकते थे। सरिता बेचारी चुपचाप सुनकर मेरे पास आती और हल्की हो लेती। मेरी यह हालत थी कि मेरा उनके पास बैठना मुश्किल हो गया। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर उसी समय उठकर आ गई। इतनी पढ़ी लिखी संस्कारी बहू पाकर भी कोई खुश ना हो, परंतु यश की मम्मी की बातों ने साबित कर दिया था कि वो खुद भी पढ़ी लिखी है। उनके पति भी अच्छे ओहदे पर है। सभ्य लोगों में उनका उठना बैठना है, परंतु उनकी यह सोच, इस सोच कि मैं लड़के की माँ हूँ, मेरा लेने पर कितना हक है, उन्हें यह सब एक अजनबी के सामने कहने पर मजबूर कर दिया। हमारे समाज में लड़का होने पर जो खुशी मनाई जाती है, तो धीरे धीरे लड़के की माँ के मन में जो अहम भर देती है। हमारी कुरीतियाँ उनकी पड़ते यश की मम्मी पर पड़ी हुई थी। उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। वह एक आध बार आई थी। सरिता ने कहा भी था, आंटी मम्मी जी आई हैं, पर मेरा मन उनसे बात करने को नहीं हुआ, ना ही कोई बिल्डिंग में उनसे मिलने के लिए घर गया। दबे दबे उनका स्वभाव सबको मालूम हो गया था। वो तो सरिता का सब लोग लिहाज करते थे तो ऊपरी मान दिया करते थे उनको। उसके बाद पता नहीं उनके और उनके पति के बीच क्या कहा सुनी हुई, वे लोग भोपाल नहीं आए। हाँ, सरिता हर साल दीपावली पर सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आती। सुना उनके छोटे लड़के की भी धूमधाम से शादी हुई। सरिता ने कार्ड भी दिया, मिठाई भी दी। दीप्ति ने भी अपनी चाची के सारे गुण अपनी तोतली भाषा में बताए, क्योंकि दीप्ति स्कूल से आने के बाद मेरे पास ही रहती थी। जब उसके दादू आगरा में रहते थे तब तक, वरना दादू और उसकी इतनी पड़ती थी कि कोई उनके बीच नहीं आ पाता था। दादू ने
भी अपना पूरा कर्तव्य निभाया। जब तक दीप्ति समझदार हुई वे उसके पास ही रहते। अब वे भी थोड़े आसक्त हो गए थे। फिर डायबिटीज़ के मरीज तो उनका आना जाना कम हो गया था। दीप्ति अपने छोटे भाई चाचा के बेटे की बातें करती नहीं थकती थी। छोटा ऐसा छोटा वैसा, उसके लिए मानो वो एक खिलौना था। मैं खाना बनाते बनाते जाने क्या विचार करती रही। खरे साहब भी अभी तक सैर करके नहीं आए थे। वे रोज शाम को घूमने जाते थे अपनी हम उम्र के लोगों के साथ पार्क में। उनके साथ उनका समय अच्छा व्यतीत हो जाता था। मैं सुनीता का इंतज़ार कर रही थी, वो आवे तो उसकी पसंद की सब्जी बना दूँ। योगेश 3 महीने के लिए अमेरिका गया है, तब से सुनीता को मैंने यहीं रहने को कह दिया है। सुनीता मेरी भांजी है, मेरे पास ही उसकी पढ़ाई हुई है और इसी शहर में उसकी शादी हुई है। हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है। इतनी में ही दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर सुनीता थी। अरे मामी, इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में, क्या सोच रही थी आप? आज क्या बनाऊं? सुनीता को क्या पसंद है, मामा को क्या पसंद है? मामी, कभी अपनी पसंद की तो कोई चीज़ बनाया करो। अच्छा मामी, छोड़ो सब, आज मैं बहुत अच्छी खाने की चीज़ लाई हूँ आपके लिए, कहकर उसने अपना बैग डाइनिंग टेबल पर रखा और मेरे दोनों कंधों को पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। उसके आने से पूरे घर में बौछार सा आ गया था। अच्छा मामी, बताओ मैं क्या लाई हूँ? अरे भाई, मैं क्या जानूँ, शायद समोसे, शायद कचौरी। नहीं मामी, आज मैं भरमा पराठे लाई हूँ, उड़द की दाल के, जो आपको बहुत पसंद है। साथ में आलू का झोल भी है। और उसने फटाफट प्लेट भी लगा दी। अरे तेरे मामा जी को तो आने दे, वो अभी आए ही हैं। समझो मैंने आते समय पार्क में ही उन्हें इशारा कर दिया था। इतने में ही फिर कॉल बेल बज उठी। आप बैठो, मैं देखती हूँ। दरवाज़ा खोलने गई, देखो तो सरिता थी। और सरिता भाभी, आप बहुत दिनों बाद, कैसी हैं आप? उसके अंदर आने के पहले ही इतने सवाल। वो बेचारी दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने उसे कहा, सरिता अंदर आओ। जी आंटी, इतना कहकर उसने सरिता के सवालों का जवाब दिया। फिर कहने लगी, आंटी कल माता जी के भजन रखे हैं, अष्टमी है, और फिर मम्मी जी भी आई हुई हैं। उनकी बहुत इच्छा थी आप ज़रूर आना। अच्छा मैं चलती हूँ। सुनीता ने तो माफ़ी मांग ली, यह कहकर, भाभी मेरी तो छुट्टी नहीं है, पर प्रसाद लेने ज़रूर आऊँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर वादा मत भूलना। सरिता तो चली गई, पर सुनीता के प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई। आंटी कब आई? सरिता भाभी पर इतना प्यार क्यों? आधी आधी। मैंने उसे टालने को कहा, चलो अब मुझे बहुत भूख लगी है। फिर पराठे भी ठंडे हो रहे थे। इतने में ही सुनीता के मामा जी भी आ गए। आज तो वो उनके मज़े हो गए। सुनीता आती है तो उनके मन की कली कली खिल जाती है। हम सब ने मिलकर पराठे खाए। सुनीता ने मुझे उठने ही नहीं दिया। सारा काम कर, रसोई साफ कर, हम दोनों को दवाई दी। फिर अपने लैपटॉप पर काम करने बैठ गई। दूसरे दिन में भजन शुरू होने के थोड़ी देर पहले ही सरिता के घर पहुंच गई थी। सरिता लगी थी तैयारी में। मुझे मालूम था सरिता के घर भजन यानी कि अच्छी खासी दावत, तभी तो आरती के समय तक पूरा कमरा भर जाता है। भजन के पहले घंटे में 2 4 5 भजन गाने वाली महिला ही होती हैं। मैंने उससे कई बार कहा, सरिता भजनों के कार्यक्रम में ये खाने पीना का झंझट क्यों? वो कहती, आंटी कभी कभी तो कोई घर आता है, इस बहाने भी थोड़ा कुछ बना लेती हूँ। मैं भी हमेशा उसे मदद करवाती, परंतु आज तो सरिता की मम्मी जी उसके साथ जोर शोर से काम करवा रही थी। मैं तो भजन वाले कमरे में ही बैठ गई, रसोई तक गई ही नहीं। कमरा धूप बत्ती की सुगंध से महक रहा था। दुर्गा माँ की तस्वीर और झांकी सरिता ने बहुत अच्छे से सजा रखी थी। दीप्ति भी माँ का पूरा सहयोग कर रही थी। मुझे देखते ही मिसेस खन्ना रसोई से बाहर आई और कहने लगी, देखिए तो मिसेस खरे, कहीं कोई कमी तो नहीं है? हमें तो ये सब काम आते नहीं, आप तो हमेशा करती रहती हैं। हम तो बस गृहस्थी में उलझे रहे और अब कोर्ट कचहरी में। ये तो सरिता के संस्कार अच्छे हैं और आप जैसे लोगों का साथ मिला है। वो तो सत्य ईश्वरीय कार्यों में लगी रहती है।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने आप पर थोड़ी-सी शर्म महसूस हो रही थी। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे मिसेज़ खन्ना को मेरी इतनी तारीफ़ करना पड़ रही थी, या फिर मुझे लगा शायद वो अपनी जेब मिटाने के लिए ये कह रही हों। लेकिन उस बात को भी अब तो कई साल हो गए हैं और वो भी हमारे साथ ही आकर बैठ गई। इसके बाद और कई महिलाएँ आ गईं। फिर विधिवत गणेश वंदना के साथ भजनों का कार्यक्रम शुरू हुआ। माता जी के जयकारे के साथ आरती संपन्न हुई। सबने प्रसाद पाया और नाश्ता कर जाने लगे। सरिता ने कहा, आंटी अंकल के लिए भी नाश्ता और प्रसाद लेते जाना, थोड़ा रुकिए ना। पड़ोस की मिसेज शर्मा भी बैठी थी। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी। इतने में वादे के मुताबिक सुनीता भी आ गई। उसने प्रसाद लिया और खन्ना आंटी के समाचार पूछने लगी। मिसेस खन्ना भी उसे देखकर खुश हो गई। सुनीता की शादी के बाद पहली बार ही उसे देख रही थी। आंटी, वकालत कैसी चल रही है? अरे तुम्हें भी मालूम है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। क्यों नहीं आंटी, आप इतना अच्छा काम करती हैं। वैसे आप किस कैसे केस आते हैं? सुनीता तो बस बाल की खाल ही निकालने लगी है। मुझे डर था कहीं बातों बातों में उन्हें कुछ सुना ना दे। इतने में मिसेस खन्ना ने कहा, वैसे तो सब तरह के केस लेती हूँ, पर बहू को ससुराल में अपना हक दिलाने में न्याय दिलाने की कोशिश करती हूँ। दहेज पीड़ित बहु औरतों पर हुए शारीरिक या मानसिक अत्याचार के मामलों में न्याय दिलवाने ऐसे केसेस पर ज़्यादा काम करती हूँ। और कई महिलाओं जो फीस नहीं दे सकती उनके लिए निःशुल्क भी रखा है। आज मिसेस खन्ना को पूरा अवसर दिया था सुनीता ने, ताकि वो अपने बारे में कुछ कह सके। आंटी, आपने तो बहुत ही अच्छा काम हाथ में ले लिया है। एक तरह से तो समाज सेवा ही है। और छोटे भाई भाभी कैसे हैं? वो लोग साथ नहीं आए। उन्हें कभी देखा भी नहीं। मैं जो बात पूछ नहीं पाई थी, या जो बात मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सुनीता ने बेहिचक साफ शब्दों में पूछ लिया। हाँ, वे लोग अच्छे हैं। उनका चेहरा थोड़ा सपाट हो गया था। वे एकदम से इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं थी। उस पर सुनीता ने एक और प्रश्न कर डाला। आपकी छोटी बहू तो साथ जाती है, आपके साथ ही रहती है क्या? वो भी सर्विस करती है? नाश्ते की प्लेट रख कर सुनीता भी वहीं बैठ गई थी। मैंने उसके चेहरे को देखा। सुनीता का ये प्रश्न उसे विचलित कर गया था। मुझे लगने लगा सुनीता को कुछ समझता ही नहीं है। कुछ भी ऊट-पटांग पूछने लगती है। ये उनके घर का मामला है। परंतु मिसेस खन्ना ने तपाक से उत्तर दिया, नहीं, हमारी छोटी बहू हमारे साथ नहीं रहती। शादी के 2 साल बाद ही वो दूसरे घर में रहने चले गए, जो कि उसके मायके से उसे मिला था। जब बच्चा 3 महीने का था तभी चले गए थे, और वो सर्विस भी नहीं करती। हाँ, हमारा बेटा ज़रूर उनकी सर्विस करता है। कभी कभी त्योहारों पर मिल जाता है। इतना कहते कहते वो रुआंसी हो गई। लेकिन अच्छा है, रोज रोज की तकरार से न जीत मिल गई। वो भी वहाँ खुश हैं, हम भी यहाँ खुश हैं। अरे, आप लोग नाश्ता नहीं ले रहे? कहाँ की बातों में उलझ गए? इतने सुंदर भजनों का आनंद लिया। ये सब बातें व्यर्थ है। सरिता बेटी, शर्मा आंटी और सबके लिए चाय तो बनाओ। हम लोग चाय पीकर नाश्ता कर घर आ गए। घर आते ही मैंने सुनीता को कहा, तुमने खन्ना आंटी को परेशान कर दिया। नहीं मम्मी, मुझे अच्छा लगा और उन्हें भी अच्छा लगा। जाने अनजाने में उन्हें सरिता भाभी के साथ किए गए व्यवहार पर स्पष्ट रूप से पश्चाताप था, जो कि आज उन्होंने हम सब के साथ स्वीकार किया था। यह बहुत बड़ी बात है। तुम और तुम्हारी ये बातें तुम ही जानो, मैंने सुनीता से कहा। पर मेरा मन भी कहीं हल्का हो रहा था और आज के भजनों का आनंद और दुगना हो गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके